दोस्तों नमस्कार, मैं ख्वाजा लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास रहना। बिंदास रहना एक खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे रानिया विधानसभा की। और आज हम आपको बताएंगे कि यहां से कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगी, किसके हिस्से में जाएगी, कौन सबसे मजबूत है, कौन सबसे ताकतवर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था और यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, और इस रानिया विधानसभा की जनता का मूड क्या कुछ है अब की बार, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद अजय जी। आइए अब हम बात करते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। यहां से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको 53,825 वोट मिले थे। उन्होंने हलोपा के गोविंद कांडा को हराया था 19,431 वोटों से, और वहीं गोविंद कांडा को वोट मिले थे 34,394। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पे तीसरे स्थान पे रही थी। रामचंद्र कंबोज ने यहां से चुनाव लड़ा था, 20,709 वोट उनको मिले थे। आईएनएलडी चौथे स्थान पे रही थी। अशोक वर्मा ने चुनाव लड़ा था, उनको 9,753 वोट मिले थे। और वहीं कांग्रेस जो है यहां पर 5वें स्थान पे रही थी और विनीत जो कंबोज हैं उनको 8,980 वोट यहां से मिले थे। और जेजेपी उसके बाद छठे पायदान पे रही थी। जेजेपी की तरफ से कुलदीप सिंह ने चुनाव लड़ा था, 7,622 वोट उनको मिले थे। और वहीं आम आदमी पार्टी जो है उससे भी नीचे रही थी। अमरजीत सिंह चन्नी ने यहां से चुनाव लड़ा था, 1,685 वोट उनको मिले थे। और बीएसपी जो है वो और भी नीचे रही थी। दयाराम फतेहपुर नियामत खान से जो है उनको 889 वोट 2019 के चुनाव परिणाम में मिले थे। हालांकि थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं तो 2014 की अगर हम बात करें तो यहां से रामचंद्र कंबोज विधायक बने थे, आईएनएलडी से बने थे, जो कि आजकल बीजेपी में है। और वहीं 2009 की बात करें तो 2009 में भी कृष्ण लाल यहां से विधायक बने थे आईएनएलडी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं 9 की बात करें या 2014 की बात करें तो आईएनएलडी का प्रभाव यहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद 2019 में यहां पे समीकरण काफी बदलते हुए नजर आए। और इसके अलावा अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पे और भी ट्विस्ट पैदा हो गया। और वो ट्विस्ट किस प्रकार से पैदा हो गया, जो 2009 और 14 में आईएनएलडी के पक्ष में था हल्ला, वही 2019 में निर्दलीय के पक्ष में चला गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा को 27,661 वोटों से जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां से अपर हैंड में यहां पे बिल्कुल शुरुआती रुझान में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें यहां के जातीय समीकरणों की तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता है उनकी संख्या करीब 75,000 है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 1,75,000 के करीब यहां पे ग्रामीण मतदाता है। और शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 25,000 यहाँ पे मतदाता है। तो रानिया विधानसभा क्षेत्र की कुल जो आबादी है वो करीब 2 लाख के आसपास है। आइए अब हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जुबानें भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो इस रानिया विधानसभा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं रानिया विधानसभा क्षेत्र? देखिए अजय जी, रानिया विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया जी, और उससे पहले भी और अब भी वहाँ पे देवीलाल परिवार का, चौधरी देवीलाल के परिवार का ही प्रभुत्व रहा है। उन्हीं के विश्वास पात्र लोग इस इलाके से कह लीजिए या पूरे सिरसा जिले से कह लीजिए चुनाव जीतते रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ से चाहे रामचंद्र कंबोज जी की बात हो चाहे कृष्ण जी की बात हो, वो लोग विधायक बने पहले दोनों चुनाव में। और अब की बार का जो 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। परंतु जो उसके बाद वर्ष 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उसमें चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के उन्होंने हिसार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। और रानिया से भी कांग्रेस की कुमारी शैलजा को काफ़ी बढ़त मिली लोकसभा चुनाव में। इसलिए जो आने वाला लोकसभा चुनाव है
उसमें कहीं ना आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का एज दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान में यहाँ पे एज दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें, जी हाँ, बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई और उन टीमों के माध्यम से जो सर्वे करवाया गया, उसमें जिन जिन नेताओं के नाम सबसे ऊपर आए हैं, या ये कहें कि टिकट के दावेदारों में जिन लोगों को जगह मिले हैं, उन्हीं के नामों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आज हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जुबानी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन यहाँ से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से नजर आता है। बीजेपी की अगर हम शुरुआत करें तो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से जो टिकट है वो रणजीत सिंह चौटाला, जी हाँ, रणजीत सिंह चौटाला के हिस्से में जानी निश्चित है। बिजली मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, और साथ ही साथ जो देवीलाल परिवार है, उस देवीलाल परिवार की विरासत को चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जनता की अगर हम बात करें तो जनता में उनकी जो छवि है वो एक साधारण आम जनता से जुड़े हुए और जनहितैषी नेता की है। तो टिकट के दावेदारों में निश्चित रूप से प्रबल और प्रमुख जो दावेदार है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की तरफ से प्रदीप जी नजर आ। देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि चौधरी रणजीत सिंह जी की जो छवि है वो बड़े सौम्य और सज्जन व्यक्ति की छवि है, और शायद इसी वजह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके हिसार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, और विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद भी उनको प्रदेश के मंत्रिमंडल में उनको बना करके रखा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदारों की बात है उसमें चौधरी रणजीत सिंह सबसे पहले पायदान पे हैं, और मोटा मोटी टिकट उन्हीं को उम्मीद है कि पार्टी देगी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में एक 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को टिकट ना देने का एक प्रावधान सा उन्होंने बनाया हुआ है, परंतु फिर लेकिन उसको भी सिर्फ रणजीत सिंह चौटाला ने ही तोड़ा उस नियम को। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी चौधरी रणजीत सिंह के लिए उस नियम को दरकिनार किया गया, और उम्मीद है कि रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भी चौधरी रणजीत सिंह के लिए पार्टी उस बात को दरकिनार करेगी। जी वहीं रणजीत सिंह चौटाला के बाद अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो यहाँ से रामचंद्र कंबोज भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्व विधायक है आईएनएलडी से, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं गोविंद कांडा, जी हाँ, हलोपा की तरफ से हालांकि पूर्व उम्मीदवार रहे हैं, अब ये चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि वो यहाँ की बजाय फतेहाबाद भी जा सकते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गोपाल कांडा जो हैं वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं, उससे वो गठबंधन के माध्यम से टिकटें मांग रहे हैं। हालांकि होगा क्या ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल रानिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो रामचंद्र कंबोज और साथ में गोविंद कांडा टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी शामिल है। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। रामचंद्र कंबोज जी क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, और उससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विधायक भी रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, तो उस नाते से स्वाभाविक रूप से वो टिकट के दावेदार होंगे। और जहां तक गोविंद कांडा जी की बात है, वो 2019 का जो विधानसभा चुनाव उन्होंने यहाँ से हलोपा की टिकट पे लड़ा, अपने भाई गोपाल कांडा की पार्टी की टिकट पे लड़ा, परंतु उसके बाद जो एलनाबाद का उपचुनाव हुआ किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला जी ने जब त्यागपत्र दिया, उस उपचुनाव के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एलनाबाद से चुनाव लड़ा। तो और वर्तमान में वो कुछ हद तक फतेहाबाद लोक विधानसभा सीट पे भी सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। तो अभी उनका निश्चित नहीं है कि वो रानिया से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, एलनाबाद से करेंगे या फतेहाबाद से पेश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे। अब वो हलोपा के उम्मीदवार होंगे या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये बात भी अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु गोविंद कांडा और रामचंद्र कंबोज दोनों ही अपनी दावेदारी टिकट के लिए अवश्य पेश करेंगे। जी वहीं बीजेपी के बाद आइए अब हम बात करते हैं आईएनएलडी के टिकट के दावेदारों की। तो कर्ण चौटाला या अर्जुन चौटाला में से भी कोई एक इनके परिवार का सदस्य यहाँ से
टिकट के दावेदारों के रूप में आ सकता है। हालांकि जो सर्वे करवाया गया उसमें दोनों का नाम आया है, अर्जुन चौटाला का और कर्ण चौटाला का। ये भी यहाँ से टिकट के दावेदार है। सुभाष जैन, जी हाँ सुभाष नैन, माफ कीजिएगा सुभाष नैन, पूर्व चेयरमैन खारिया, ये भी यहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। और जसवीर सिंह जस्सा, जी हाँ जसवीर सिंह जस्सा साहुवाला फर्स्ट गांव से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में रानिया विधानसभा क्षेत्र से आईएनएलडी की तरफ से शामिल है। अजय जी, जैसे कि आपने बताया कर्ण चौटाला हो, अर्जुन चौटाला हो या सुभाष नैन जी हो या जसवीर सिंह जी हो, ये लोग आईएनएलडी की टिकट के दावेदार हैं। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से भी जो गठबंधन हुआ है आईएनएलडी का, उसमें पहले तो ये निर्भर करेगा कि ये सीट रानिया बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है या आईएनएलडी के खाते में जाती है, उस पर निर्भर करेगा। और उसके बाद यदि आईएनएलडी के खाते में आती है तो निश्चित तौर पे इनमें से कोई एक उम्मीदवार होगा, और इनमें से कोई ना कोई अभय सिंह चौटाला के परिवार से भी हो सकता है, क्योंकि उनके बेटे अभी कर्ण चौटाला जिला परिषद के भी सदस्य हैं, तो उनके परिवार से भी हो सकता है, या सुभाष नैन जी और जसबीर जी पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उस नाते से उनमें से भी कोई ना कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। जी, वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में जेजेपी पार्टी की बात करें तो अशोक वर्मा पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आईएनएलडी से, आजकल वो जेजेपी में है, तो अशोक वर्मा यहां से टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिल्कुल अजय जी, अशोक वर्मा जी ने जो पिछला वर्ष 2019 का जो विधानसभा चुनाव था वो आईएनएलडी की टिकट पर लड़ा, और वो वर्तमान में जननायक जनता पार्टी में हैं। परंतु ठीक है, वो टिकट के दावेदार अवश्य हैं, परंतु जननायक जनता पार्टी का जिस तरीके से जनाधार कम हुआ है पर पूरे प्रदेश में, उस नाते से वो उम्मीदवार तो अवश्य हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाने में मैं नहीं समझता कि वो सक्षम होंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों की, तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो संदीप नेहरा पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के पुत्र हैं, वो यहाँ से टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। और वहीं जसवंत सिंह कसवा है, कसवा खा प्रधान है, हुड्डा गुट से आते हैं, जसवंत सिंह कसवा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, जहां तक आपने कही संदीप नेहरा जी की बात कही, जगदीश नेहरा जी, उनके पिताजी जगदीश नेहरा जी सिरसा जिले में पूरा जीवन उन्होंने चौधरी देवीलाल परिवार के विरोध की, विपक्ष की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की, और वो दड़बा कलां से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है। हालांकि पहले संदीप नेहरा जी के बड़े भाई सुरेंद्र नेहरा राजनीतिक तौर पे सक्रिय थे, परंतु उनके असामयिक मृत्यु के बाद संदीप नेहरा जी वर्तमान में सक्रिय हैं। और सिरसा जिले के पुराने कांग्रेसी परिवारों में से जगदीश नेहरा जी का परिवार है। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा अनदेखी करने की वजह से जगदीश नेहरा जी एक बार भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन वहां वो क्योंकि विपरीत विचारधारा में थे, वो वहां से वो वापस उनका परिवार कांग्रेस में आया है, और उनकी निश्चित तौर पे स्वाभाविक दावेदारी बनती है। और जहां तक आपने कहा जसवंत सिंह कसवा जी की बात है, सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में सुख दुख में लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, उस नाते से वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। परंतु क्योंकि वो हुड्डा जी के गुट से आते हैं और यहाँ से कुमारी शैलजा सांसद हैं और उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, उस नाते से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जी का प्रभाव ही यहाँ टिकटों में देखने को मिल सकता है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है दलीप सापोला, जी हाँ दलीप सापोला, जो कि कुमार बिरादरी से आते हैं, गांव घोड़ावाली से हैं, और कर्ण के सामने ये चुनाव लड़ चुके हैं जिला परिषद का। दलीप सापोला भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं डॉक्टर सुभाष जोधपुरिया, जी हाँ डॉक्टर सुभाष जोधपुरिया भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। कांग्रेस के अनेक पदों पर कार्य कर चुके हैं, सक्रिय राजनीति में रहते हैं। ये दोनों चेहरे भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, दलीप जी क्योंकि जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और
पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो यदि कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ा वर्ग के किसी उम्मीदवार के बारे में यहाँ से विचार करती है तो निश्चित तौर पर दिलीप जी एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने सुभाष जोधपुरिया जी की बात कही है, वो संगठन के व्यक्ति हैं, पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं, पार्टी का एक जाना माना, उस इलाके का एक जाना माना चेहरा है, तो उस नाते से वो भी अपनी दावेदारी उनकी बनती है। और पार्टी यदि उनके ऊपर विश्वास जताती है तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण इलाके से आने की वजह से वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, इनके अलावा टिकट के दावेदारों में एक बड़ा नाम और भी शामिल है, विनीत कंबोज। जी हाँ, विनीत कंबोज जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, राहुल की टीम से आते हैं और तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के उनसे उनकी नजदीकियां है, इसीलिए टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से विनीत कंबोज भी शामिल है। हालांकि पिछले चुनाव में वो ज्यादा अच्छा सा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर काफी वोटों से यहाँ पे जीत हासिल किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और विनीत कंबोज के बाद विशाल वर्मा, जी हाँ, प्रजापत समुदाय से हैं, विशाल वर्मा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, विनीत कंबोज जी की जहां तक आपने बात कही, विनीत जी ठीक है, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं, परंतु उनका जो पिछले विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन है जिसमें वो 5वें नंबर पर रहे थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, तो मैं समझता हूँ वो उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है, जिससे उनकी टिकट की दावेदारी में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कमजोरी आती है। लेकिन फिर भी पुराने उम्मीदवार होने के नाते या पुराने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनकी दावेदारी अवश्य बनती है। और जहां तक जो आपने दूसरा नाम बताया, जो विशाल वर्मा जी का, कुमार बिरादरी से, क्योंकि यहाँ से अशोक वर्मा जी, दिलीप जी कुमार बिरादरी से हैं, तो अशोक वर्मा, ये विशाल वर्मा जी भी उसी समाज से आते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग से अगर पार्टी विचार करती है तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी, विशाल जी के ऊपर भी पार्टी दाव लगा सकती है। जी, वही टिकट के दावेदारों में मलकीत सिंह खोसा जो कि सिख समुदाय से आते हैं, मलकीत सिंह खोसा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। जिला कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे हैं, अनेक पदों पर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए वो पार्टी का प्रचार करते रहे हैं। और इनके अलावा डॉक्टर वाई के चौधरी, जी हाँ, डॉक्टर वाई के चौधरी, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी। अजय जी, बिल्कुल, मलकीत सिंह खोसा जी जो हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उस नाते से उनकी भी दावेदारी यहाँ से है जी। और क्योंकि सिख समुदाय से आते हैं और सिरसा जिला में विशेष तौर से एलनाबाद, रानिया का जो इलाका है, डबवाली का जो इलाका है, सिख समुदाय के काफ़ी बहुतायत है, उस नाते से हो सकता है कि सिख समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के नाते पार्टी उनके ऊपर दाव खेल सकती है। और जहाँ तक डॉक्टर वाई के चौधरी की बात है, हालांकि वो राजनीतिक रूप से इतने बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, उस नाते से वो भी दावेदार हैं जी। तो हो सकता है पार्टी उनके ऊपर भी विचार कर सकती है जी। कांग्रेस पार्टी के इन तमाम दावेदारों के बाद एक नाम अब सामने ऐसा भी आया है जिसने सबको चौंका दिया है, और उस नाम के आने के बाद कहीं ना कहीं रानिया विधानसभा के जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के एक जाने माने पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, निडर पत्रकार, कलम के सिपाही सौमित्र कंबोज की, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ जो हमेशा आम जनता के साथ खड़े मिलते हैं और उनकी पत्रकारिता के चर्चे हर जगह पर देखने और सुनने को मिलते हैं। वही सौमित्र कंबोज अब रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी उनको टिकट देगी, ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन सौमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उसका क्या कुछ प्रभाव रहेगा उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रदीप जी, एक पत्रकार चुनावी मैदान में, सौमित्र कंबोज,
क्या लगता है कितना जो समीकरण यहाँ पे बदलाव आप देख पाएंगे? अजय जी, बिल्कुल आपने कहा कि कितना समीकरण बदल सकता है। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ समीकरण सर्वमित्र जी बदल सकते हैं। और उनकी जो टैगलाइन है, आपका मित्र सर्वमित्र, वो पूरे हरियाणा में बड़ी जाना माना चेहरा है। और जनता के मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों या भ्रष्टाचार की बात हो या प्रदेश की अन्य किसी समस्या की बात हो, वो हमेशा प्रमुखता से, निर्भीकता से उठाते रहे हैं। और उन्होंने जैसे पिछले दिनों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, हालांकि अभी तक ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो किसी पार्टी से दावेदारी करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये अवश्य साफ किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि वो कंबोज बिरादरी से आते हैं और कंबोज समाज के यहाँ पे काफ़ी अच्छे संख्या में है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैक्टर साबित होंगे। और सभी जो नेता हैं वहाँ से जो भी चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए वो एक अच्छी खासी परेशानी अवश्य पैदा करेंगे। जी बिल्कुल, अच्छी खासी परेशानी वो पैदा कर सकते हैं। हालांकि जनता कितना सिर आंखों पर बैठाएगी, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि उनके चुनावी मैदान में आने से हर जगह पर सर्वमित्र के नाम की चर्चा की जा रही है। यह था रानिया विधानसभा का टिकट के दावेदारों का वर्णन। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता लगता है जिसका नाम हम इस सर्वे के अंदर शामिल नहीं कर पाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ, एक नई जानकारी के साथ, नए समीकरणों के साथ। और दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।